हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है पारिस्थितिक तंत्र। और इसका जो सब्जेक्ट कोड है ये है BE-VAE 181। EVS की आपकी क्लास चल रही है। यूनिट नंबर फर्स्ट आपका हो चुका है। यूनिट नंबर फर्स्ट का नाम था हमारा पर्यावरण और यूनिट नंबर सेकंड का नाम है पारिस्थितिक तंत्र, जो कि इस वीडियो में आपको कराया जा रहा है और पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के जो टॉपिक है हमारे वो है पारिस्थितिक तंत्र क्या है, उसकी परिभाषा समझेंगे, जानेंगे उसके घटक, पोषी स्तर क्या है, आहार श्रृंखला क्या है, उसके प्रकार क्या है, फिर पारिस्थितिक अनुक्रम, फिर अनुक्रम के प्रकार, उसके बाद प्राथमिक अनुक्रम, फिर उनके द्वितीयक, उसके बाद मानवीय हस्तक्षेप। ये सारे जो टॉपिक है ये सारे टॉपिक आपके इस वीडियो में हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे सामने वो है पारिस्थितिक तंत्र क्या है। तो पारिस्थितिक तंत्र का मतलब होता है दोस्तों, एक तरह से आप समझ लो इकोसिस्टम। जिस इकोसिस्टम के अंदर में पादप समेत यानी कि पादप और हम सभी जीव जंतु जितने भी हैं उनका लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, चाहे उसका लक्ष्य जीवन जीना हो, भोजन पाना हो, जल पाना हो या आश्रय पाना हो, वो आपस में मिलकर रहते हैं, साथ में रहते हैं और एक दूसरों के साथ संबंध विकसित कर लेते हैं। ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर उनकी जो डिपेंडेंट है वो हो जाते हैं, मतलब कि आपस में निर्भर हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। इसे ही हम पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम कहते हैं। यानी कि पौधों को जो है जिंदा रहने के लिए मनुष्य की जरूरत पड़ेगी, जंतु की जरूरत पड़ेगी, और जंतुओं को जिंदा रहने के लिए किनकी जरूरत पड़ेगी? पादप की, यानी कि पेड़ पौधे की। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है यानी कि एक दूसरा बंदा दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है तो ये हमारा इकोसिस्टम बनाता है। समझ गए आप? तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब अगले टॉपिक की। अगर हमें इसकी एक सिंपल सी परिभाषा देनी हो, डेफिनेशन, तो आप कैसे दोगे? तो सिंपल सी डेफिनेशन है, चाहे वो जलमंडल का हो, स्थल मंडल का हो या वायुमंडल का हो, चाहे वो जैविक प्राणी हो या अजैविक हो, ठीक है, तो अगर ये आपस में संबंध बना लेते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो इस तंत्र को कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। छोटा सा और सिंपल सी परिभाषा जो है आपको यहाँ पर लिख देनी है। अगला जो टॉपिक है दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको इसको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के घटक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको कैसे बताऊँगा, पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट बता देता हूँ। अगर हम पारिस्थितिक तंत्र के घटक की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले आएगा जैविक और अजैविक, दो घटक हो गए। लेकिन अपने को फोकस करना है केवल और केवल यहाँ पर जैविक के ऊपर, क्योंकि मैं आपको इसी फॉर्मेट से बताऊंगा। पहले मैं आपको जैविक बताऊंगा, उसके बाद उत्पादक बताऊंगा। अब जैविक के यहाँ पर 3 प्रकार आ गए, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो मैं आपको जैविक बता के उत्पादक बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा उपभोक्ता। उपभोक्ता बताने के बाद हम इसके प्रकार के ऊपर चले जाएंगे, जिसमें आ जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, उसके बाद ये जब खत्म हो जाएगा फिर हम आएंगे इसके तीसरे के ऊपर, जो कि है अपघटक। तो अपघटक जो है ये कराने के बाद उसके बाद हम आएंगे अजैविक के ऊपर। फिर इसके भी 3 पार्ट होते हैं, जिसे मैं आपको बताऊंगा जलवायु तत्व, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। तो आपको यहाँ पर जो समझ में आ गया होगा कि मैं किस फॉर्मेट के हिसाब से आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम चलते हैं पारिस्थितिक तंत्र के घटक के ऊपर। तो 2 घटक होते हैं, एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक। हम फोकस करेंगे पहले जैविक के, समझेंगे। ठीक है, तो जैविक जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जैविक घटक के अंतर्गत उनको शामिल किया जाता है जो जिंदा है ना, जिसके जो कि सांस लेते हैं, जैसे कि अपने पेड़ पौधे हो गए जो सजीव है, और जंतु हो गए, तो उनको इसके अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो जैविक को 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तो एक है उत्पादक, जिसे हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, एक है उपभोक्ता, जिसे हम कंज्यूमर्स कहते हैं, और एक है अपघटक, जिसे हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम उत्पादक की बात कर लेते हैं कि उत्पादक होता क्या है। तो उत्पादक होता है दोस्तों प्रोड्यूसर। इसका मतलब है कि ये अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। आपने
छोटी क्लास के साइंस में पढ़ा होगा, इसको स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी वो जो अपना भोजन स्वयं बनाए। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? पौधे। पौधे आपको पता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं खाना बनाते हैं, और मनुष्य हम भी अपना खाना बनाते हैं स्वयं। यहाँ पर देखते हैं उपभोक्ता। तो उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता के अंदर उनको शामिल किया जाता है जो स्वयं भोजन नहीं बनाते। ठीक है, क्या नहीं बनाते? स्वयं भोजन नहीं बनाते, और वो दूसरों पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें वो जानवर आ जाएंगे जो कि घास से अपना जीवन चलाते हैं, यानी घास खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम हिरण ले लेते हैं। ठीक है, हिरण अपना खाना नहीं बनाता, वो घास के ऊपर में, जंगल में जो घास होती है उसके ऊपर डिपेंड होते हैं और उसी से अपना भोजन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उत्पादक समझ में आ गया होगा और कंज्यूमर भी समझ में आ गया होगा, उत्पादक भी और उपभोक्ता भी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरे की। उपभोक्ता को अब 3 भागों में बांटा गया है। सॉरी, उपभोक्ता यानी कि दूसरे के ही 3 प्रकार की बात हम करेंगे, अभी हम तीसरे की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डीकम्पोजर आगे बढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आ गया अपना प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता। तो अब हम पहले इन तीनों को समझ लेंगे। यहाँ पर देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता वह होता है जो अपना भोजन पौधों से प्राप्त करता है। पौधे समझ रहे हो ना आप? तो पौधे से, जैसे कि हिरण मैंने अभी आपको बताया था, भैंस हो गई, गाय हो गए। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर उनको ही शामिल किया जाता है जो कि पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें द्वितीयक उपभोक्ता की, तो द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं दोस्तों? जिसमें मांसाहारी जंतुओं को शामिल किया जाता है। मांसाहारी जंतु कौन? जो मांस से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ये प्राथमिक उपभोक्ताओं को खा जाते हैं भोजन के रूप में। प्राथमिक उपभोक्ताओं, इसमें हमने किनको बारे में पढ़ा है? इसमें देखिए, इसमें अपना आ गया गाय, भैंस, हिरण, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता वाले प्राथमिक उपभोक्ता वालों को भोजन के रूप में खा जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल शेर हो गए और चीता हो गया। अगर मैं बात करूँ शेर की, तो शेर आपको पता है हिरण को खा जाता है। हिरण किस में आता है? हिरण आता है प्राथमिक में, और ये द्वितीयक उपभोक्ता वाला बंदा प्राथमिक उपभोक्ता वाले बंदे को खा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, यहाँ पर हम बात करते हैं तृतीयक उपभोक्ता की। ठीक है, तो तृतीयक उपभोक्ताओं के अंदर उनको शामिल किया जाता है जो मांसाहारी तो होते हैं, प्लस में वो मांसाहारी को भी खा जाते हैं। आ रहा है आपको समझ में? जैसे देखिए, जो मेंढक है, मेंढक को कौन खा जाता है? सांप खा जाता है। तो सांप अपना क्या हो गया? सांप अपना मांसाहारी हो गया। ठीक है, अब सांप को भी कोई खा जाता है। सांप को कौन खा जाता है? सांप को चील खा जाता है। तो तृतीयक उपभोक्ता में वो आते हैं जो क्या करते हैं? मांसाहारी को भी खा जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर ये तीनों जो है समझ में आ गए होंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक भी। चलते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने आ गए हैं अपघटक। इसे समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपघटक यानी डिकम्पोजर्स, इसका क्या मतलब होता है? इसके अंदर शामिल होते हैं दोस्तों छोटे छोटे सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म जीव इसके अंदर शामिल होते हैं, और मृत जीवी, जीवाणु आदि शामिल होते हैं इसके अंदर। तो इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है दोस्तों कि जो पौधे होते हैं, आपने देखा होगा जंगल में क्या होता है, जंगल में आग लग जाए या जंगल में किसी प्राकृतिक आपदा के कारण पौधे क्या हुए, टूट जाए और नीचे गिर जाए। ठीक है, और उन्हें कोई ना उठाए तो वो क्या हो जाएंगे? सड़ने लग जाएंगे, गलने लग जाएंगे। जंतुओं के साथ भी ऐसा होता है। ठीक है, जंतु, अगर किसी जंतु का शिकार हुआ है, फॉर एग्जाम्पल वो हिरण है और इसको पूरा ना खाया गया है, तो वो अपने आप ही सड़ना और गलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये काम कौन करता है? ये काम करते हैं अपघटक के अंदर जो मृत जीवी जीवाणु आते हैं। ठीक है, ये सूक्ष्म जीव आते हैं, ये क्या करते हैं? उनका अपघटन का कार्य चालू कर देते हैं, उन्हें सड़ाना चालू कर देते हैं, और ये सफाई का कार्य करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मान के चलो ये नहीं होंगे और ये सफाई का कार्य शुरू नहीं करेंगे, तो फिर तो आपको पता है कि मतलब कैसा सीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनकी एक अच्छी बात है कि ये सफाई का कार्य करते हैं और अपघटन का भी कार्य करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं अजैविक की। ठीक है, अभी हमने जितनी भी बात की है वो सब जैविक की थी।
तो अजैविक का कुछ नहीं है, अजैविक का छोटा सा है एक, देखिए इसे समझिए। अजैविक, इसके भी 3 भाग में विभाजित किया गया है इसको, जलवायु तत्व, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। तो इसमें क्या है, इसमें आपकी आ जाएंगी दोस्तों गैसेस, यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। आपको यहाँ पर आ जाएगा ऑर्गेनिक मैटर हो गया, इनऑर्गेनिक मैटर हो गया, ठीक है। और जलवायु के तत्व, ठीक है। जलवायु के तत्व क्या होते हैं अपने, जलवायु के तत्व हो गए सूर्य का प्रकाश, वर्षा, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ जैसे कि इसमें प्रोटीन को ले लो, कार्बोहाइड्रेट हो गया अपना। अकार्बनिक पदार्थ, इसके अंदर हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। अब आपको समझना है यहाँ पर पोषी स्तर, कि पोषी स्तर क्या होता है। तो पोषी स्तर को समझिए, एक जीव दूसरे जीव में आहार ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, इसको आपको समझना है, यहाँ पर ढंग से समझिए। एक जीव क्या करता है, दूसरे जीव में आहार का स्थानांतरण करता है, आहार ऊर्जा का, यानी खा लेता है, फिर उसके अंदर ऊर्जा आती है, ठीक है, और उस ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। किसी बिंदु या स्तर पर एक जीव दूसरे जीव में स्थानांतरण होता है, उसे पोषी स्तर कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, पोषी स्तर। तो अब ये कैसे होता है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं और इस परिभाषा में क्या कहा गया है वो समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें ये कहा गया है कि जो भी जीव होता है, अगर वो एक दूसरे को खाने की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेंढक है, मेंढक को सांप ने खा लिया, सांप को चील ने खा लिया, तो उनके अंदर जो ऊर्जा थी, जो मेंढक की ऊर्जा थी वो सांप में चली जाएगी, जो सांप की ऊर्जा थी वो चील में चली जाएगी। समझ रहे हो आप। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं हरे पौधे की, ठीक है। एक पौधा है जो कि जंगल में लगा हुआ है, ठीक है, उसे टिड्डे ने खा लिया, टिड्डे ने खा लिया। अब पौधे की जो शक्ति है, कुछ ऊर्जा है, वो किस में आ जाएगी, वो स्थानांतरण हो जाएगी टिड्डे में। अब टिड्डे को मेंढक ने खा लिया, तो जो टिड्डे की जो ऊर्जा होगी वो स्थानांतरण हो गई मेंढक में। अब मेंढक को सांप ने खा लिया, अब क्या होगा, जो मेंढक की जो ऊर्जा है वो सांप में चली गई, अब सांप को चील ने खा लिया, तो अब सांप की जो ऊर्जा है वो किस में चली गई, चील में चली गई। तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ सिस्टम होता है पोषी स्तर के अंदर। तो आप पोषी स्तर को पढ़ते समय आपको एक टॉपिक याद आ रहा होगा जिसका नाम है फूड चेन, ठीक है। हम फूड चेन के बारे में यहाँ पर थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। फूड चेन क्या होता है, तो फूड चेन को बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर आहार श्रृंखला। आपने देखा होगा आहार श्रृंखला, जब हमारी विज्ञान की बुक थी साइंस की, तो उसमें हम देखा करते थे छोटी क्लास में, यहाँ पर एक चित्र बना हुआ सा होता था और सबसे पहले हमें वो इंटरेस्टिंग लगती थी वो चीज़ें। उसके अंदर क्या था, दिखाया गया था कि कैसे मेंढक खाता है, ठीक है। मेंढक को यहाँ पर यहाँ पर होता था बटरफ्लाई, ठीक है, और बटरफ्लाई को खा लेता था मेंढक, फिर मेंढक को खा लेता था सांप, और फिर सांप को खा लेता था चील, ठीक है। उसी प्रकार से, यानी कि एक तरह से ये क्या बन गई, ये चेन बन गई, किसकी, भोजन की, फूड चेन बन गई है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक दूसरे को खाया जा रहा है आहार के रूप में, ठीक है। उसे ही यहाँ पर आहार श्रृंखला यानी फूड चेन के रूप में समझा जाता है। यहाँ पर एक बात समझिए आप, प्राकृतिक के अंदर एक जीव दूसरे जीव को आहार के रूप में खा लेता है। यानी प्राकृतिक के अंदर क्या होता है, जो जीव होता है, फर्स्ट जीव सेकंड जीव को भोजन के रूप में खा लेता है, ठीक है। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहा जाता है। सिंपल है, समझ में आ गया आपको, इसे मतलब जिसकी डेफिनेशन है वो समझ में आ गई। अब इसे थोड़ा एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है। एग्जाम्पल वही है हमारा, सेम है। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें घास के मैदान की एक आहार श्रृंखला बनानी है, ठीक है, मतलब अगर मान के चलो एक क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि घास के मैदान की एक आहार श्रृंखला बनाइए, तो आप बिल्कुल यहाँ पर बता सकते हो कि जो शुरुआत होगी पौधे से, ठीक है। यहाँ पर पौधा टिड्डा खा जाता है पौधे को, फिर टिड्डे को मेंढक खा जाता है, और फिर मेंढक को सांप, और फिर सांप को चील खा जाता है। तो ये आपस में मिलकर फूड चेन का निर्माण करते हैं, जिसे हम आहार श्रृंखला भी कहते हैं। अब यहाँ पर हमें समझना है आहार श्रृंखला के प्रकार, यानी कि कौन किसको खा जाता है, ठीक है। इस प्रकार मतलब ये देखना है। अब देखिए, चराई आहार श्रृंखला, ठीक है, इसका मतलब क्या है, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर चराई हो रही है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम गाय को खाली मैदान में ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं चराई कराना, यानी कि हम गाय को क्या कर रहे हैं, चराई करवाने ले गए हैं। तो उसमें
यानी कि अब गाय क्या है, गाय एक हो गया शाकाहारी बंदा, शाकाहारी हो गई अपनी जो गाय माता है वो अपना क्या हो गया, शाकाहारी हो गया। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर समझ में आ गया हमें कि चराई आहार श्रृंखला के अंदर क्या होगा। पहली बात तो वहाँ पर होगी शाकाहारी, ठीक है। और दूसरी बात वहाँ पर क्या होगा, प्राथमिक उपभोक्ता होगा, ठीक है। और वो क्या करता होगा, पादप खाता होगा। आपने देखा होगा जो शाकाहारी होगा वो पादप ही खाएगा, या तो वो पादप खाएगा पेड़ पौधे, या पेड़ पौधे के भाग को खाएगा, ठीक है, अपने भोजन के रूप में खाएगा। इस आहार श्रृंखला को हरे पादपों से आरंभ किया जाता है। और ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम चालू होगा ये कैसे होगा, पादपों से, यानी कि हरे पौधों से चालू होगा, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पर भी सेम हमारा एग्जाम्पल है, ग्रास ऑफर घास को खा जाता है, ठीक है, और मेंढक ग्रास ऑफर को खा जाता है, और सांप मेंढक को खा जाता है, और चील सांप को ही खा जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो जो हमारी जो श्रृंखला आई है वो कैसी आई है, वो यहाँ पर आई है, स्टार्ट हुआ है यहाँ से घास से, ठीक है, घास से स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये मांसाहारी तक पहुँच गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर है मृत जीवी खाद्य श्रृंखला, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें वो जीव आते हैं सूक्ष्म जीव, जैसे अभी हमने बात की थी कंपोजर्स की, तो डीकम्पोजर्स की, तो उसी के जैसा है ये मृत जीव जंतुओं सूक्ष्म जीव की तरफ जाती है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं छोटे छोटे, जो कवक होते हैं, जो पादप होते हैं, उनके मृत शरीर को कार्बनिक घटों में विघटित कर दिया जाता है, यानी कि उनको क्या किया जाता है, उनको छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर समझिए अब पारिस्थितिक अनुक्रम। तो दोस्तों ये वाला टॉपिक क्या है, ये वाला टॉपिक भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इसे समझना है। देखिए पर्यावरण में क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन होता है। ये वाला टॉपिक भी बच्चों को समझ में नहीं आता, क्योंकि इस टॉपिक में क्या है कि इसकी जो डेफिनेशन होती है वो अलग अलग बुक में इतनी ज़्यादा अलग अलग होती है कि समझ में नहीं आती। आप इधर समझिए, पर्यावरण परिवर्तन होता है जिसकी वजह से पहले के जो जीव है, यानी कि कोई ए जीव है पहले का, उसके स्थान पर नए जीव आ जाते हैं, यानी ए जीव खत्म हो जाता है और बी जीव आ जाते हैं और नए समुदाय स्थापित हो जाते हैं। इसे हम पारिस्थितिक अनुकरण कहते हैं। अब समझिए ये कैसा है, एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल है ओनली, ठीक है, आपको सिर्फ इसको एग्जाम्पल को लेकर ही चलना है। मान के चलते हैं कि पहले धरती पर डायनासोर हुआ करते थे, सिंपल सी बात है, हुआ करते थे। तो कोई मीटियोराइट आया, ठीक है, कोई वहाँ से उल्का पिंड गिरा और उससे क्या हुआ, उससे पर्यावरण में परिवर्तन आ गया बिल्कुल ही, ठीक है। आपको पता है जब वो गिरा था तो जो मिट्टी थी वो आसमान में चली गई थी और कई दिनों एक परत बन गई थी, जिससे क्या हुआ था कि सूर्य की जो रोशनी है वो नहीं आ पाई थी कई महीनों तक, ठीक है। तो उससे क्या हुआ था कि सारे जो डायनासोर्स है वो सब खत्म हो गए। तो हम यहाँ पर लेते हैं कि कुछ ऐसा पर्यावरण परिवर्तन हुआ जिससे क्या हुआ, डायनासोर खत्म हो गए और उसकी जगह आ गए हम मनुष्य, ठीक है। और हमने क्या किया, एक नया समुदाय बना लिया, ठीक है, एक नया समुदाय स्थापित कर लिया। इसे ही हम कहते हैं पारिस्थितिक अनुकरण, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं पारिस्थितिक अनुकरण के प्रकार, इसमें आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, प्राथमिक अनुकरण भी है और यहाँ पर द्वितीयक अनुकरण भी है। इसे समझते हैं हम पहले ढंग से। प्राथमिक अनुकरण, ऐसे समुदाय, यहाँ पर समझिए, इसके अंदर ऐसे समुदाय आते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थापित होना जहाँ वहाँ पहले से कोई जीव समुदाय नहीं था। ये अनुक्रम किसी भी क्षेत्र में शुरू हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसका कोई स्पेसिफिक एरिया होगा, क्षेत्र होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसे हो सकता है कि जैसे मान के चलो ज्वालामुखी फटा, उसके बाद क्या हुआ, लावा ठंडा होने लग गया, तो आप समझ रहे हो उस जगह की जो परिवर्तन कितना ज़्यादा आया होगा। वहाँ पर जो चट्टान है, नग्न चट्टान है, वहाँ पर तालाब पर नया पादप समुदाय विकसित हो गया, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था, कई दिनों तक वो लावा के अंदर वो पूरा ख़त्म हो चुका था, ठीक है। अब क्या हुआ, लावा ठंडा हुआ, तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर जो पुराने पादप थे उनका पूरा नामो निशान खत्म हो गया हो और एक नया पादप समुदाय विकसित हो गया है, ठीक है।
तो इसे कहते हैं हम प्राथमिक अनुकरण। एक बात इसमें आपको नोटिस करनी है, और वो बात ये है कि ये चीज़ें जल्दी नहीं होती है। इस चीज़ को होने में हजारों लाखों साल भी लग सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कि कोई पादप समुदाय है, वो पादप समुदाय कल क्या हुआ, कल ख़त्म हुआ, परसों नया पादप समुदाय आया और फिर उसके अगले दिन फिर ख़त्म हुआ और फिर उसके अगले दिन नया पादप समुदाय आया। ऐसा नहीं है, इसमें कई हजारों सालों का समय जो है वो लग जाता है। यहाँ पर देखिए द्वितीयक अनुकरण। अब द्वितीयक अनुकरण क्या है, वो प्राथमिक से थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तुरंत ही विकसित हो जाते हैं, पहली बात तो। और ये कोई बड़ी घटना से नहीं होता है, ये सिर्फ एक प्राकृतिक, आप कह सकते हो आपदा से भी हो सकता है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा जैसे अपने हो गए भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, ठीक है, सुनामी आ गई, तो इन सब चीज़ों से होता है। आइए हम इसको समझते हैं थोड़ा। द्वितीयक अनुक्रम उन क्षेत्रों से शुरू होता है जहाँ कोई पादप समुदाय पहले निवास करता था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई और वो चीज़ नष्ट हो गई, जैसे बाढ़ हो गया या भूकंप आ गया, कुछ भी हो गया, और वहाँ पर नए समुदाय उपजाऊ मिट्टी होने से ही तुरंत विकसित हो जाएंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलिए कोई गांव है, ठीक है, उस गांव में क्या हुआ, कोई पादप पहले से पैदा होता था, पेड़ पौधे, जैसे मान के चलो यहाँ पर कोई ए नाम का जो पेड़ है वो यहाँ पर हुआ करता था। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर बड़ा बांध टूटने की वजह से या किसी कारण यहाँ पर बाढ़ आ गई। ठीक है, और ये जो एरिया है, ये एरिया कम से कम तो एक हफ्ते तक 10 फीट पानी में डूबा रहा। ठीक है, 10 फीट 20 फीट पानी में डूबा रहा, और जो ये चीज़ है ये ख़त्म हो गई। ठीक है, पूरा मतलब पानी के अंदर था कई दिनों तक, और यहाँ पर सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब जब पानी सूखेगा तो यहाँ वहाँ पर पहले कीचड़ होगा, ठीक है, क्योंकि पानी हल्का हल्का होगा, और उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर जो मिट्टी आप देखोगे वो कम उपजाऊ रह जाएगी, वो वहाँ पर मिट्टी बलुई हो जाएगी, वहाँ पर बालू वाली मिट्टी आने लग जाएगी। उसके बाद क्या होगा, एक तरह से वो जो चीज़ थी, वो जो समुदाय था, पादप समुदाय, वो ख़त्म हो गया। लेकिन इस पादप समुदाय के दोबारा आने के चांसेस हैं, क्योंकि जब भी मिट्टी उपजाऊ होगी तुरंत ही वहाँ पर क्या होगा, वो जो चीज़ थी जो विकसित वहाँ पर थी वो दोबारा से विकसित हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है अपना द्वितीयक अनुक्रमण। अब चलते हैं यहाँ पर दोस्तों, जो इसका जो लास्ट टॉपिक है हमारा, और लास्ट टॉपिक है हमारा पारिस्थितिक तंत्र और मानवीय हस्तक्षेप। यानी कि पारिस्थितिक तंत्र जो हमारा इतना बड़ा जो सिस्टम बना हुआ है, तो इसमें मानव यानी कि हम कैसे हस्तक्षेप करते हैं, यानी कि टांग अड़ाते हैं। अब ये समझो, तो ये बिल्कुल ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी घटक होते हैं दोस्तों, उसमें से जो सबसे शक्तिशाली है वो मानव ही है। वो हम ही है जो इस पारिस्थितिक तंत्र के लिए खतरे हैं। ठीक है, क्योंकि मानव क्या करता है, आपको पता है, जो मानव है वो अपने फ़ायदे के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्राकृतिक संसाधन का क्या करता है, दोहन करता है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों को अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो अगर हम जो मानव है, अगर हम ऐसी चीज़ें करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे जो चीज़ें हैं जो पहले से नियंत्रित थी वो अनियंत्रित हो जाएगी। ठीक है, यानी अपने तरीके से अगर हम उसे नियंत्रित करना चाहेंगे तो वो जो चेन बनी हुई थी, वो जो सिस्टम बना हुआ था, वो जो इकोसिस्टम बना हुआ था, वो सिस्टम खत्म हो जाएगा, और कहीं ना कहीं, ठीक है, हम पारिस्थितिक तंत्र को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही थी आपके इतने सारे टॉपिक जो है वो यूनिट 2 में थे, जो कि अभी मैंने आपको करा दिया। ठीक है, टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जुड़ सकते हो। कुछ पूछना है आपको तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, तो यही सब था। वीडियो आपको अगर पसंद आ गई तो आप कर सकते हैं एक लाइक, कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो भी आपके साथ पढ़ते हैं। बेल नोटिफिकेशन आइकन को सब्सक्राइब करके ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगी आपको जब हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।